देखिए, कल हम लोग इसको विस्तृत में पढ़े थे। गुडविल क्या होता है, उसके बाद पढ़े थे गुडविल की विशेषता, गुडविल का प्रकार, गुडविल निकालने का मेथड। शॉर्ट में आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि गुडविल क्या होता है। जिसके माइक से आवाज आ रहा है ना, ऐसा वाला वो माइक अपना बंद कर लीजिए। ठीक है। ऑक्सफोर्ड लेखांकन शब्दकोश के अनुसार ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त संपत्ति का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? इनटेंजिबल एसेट्स, जिसको आप ना देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। तो व्यवसाय के ग्राहक संपर्क संबंध, प्रतिष्ठा एवं इसी प्रकार के घटकों को प्रतिबिंबित करता है, मतलब दर्शाता है, दिखाता है। ठीक है। यह व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता का प्रदर्शन करती है। अगर हमारा ख्याति ज्यादा है तो हमारे पास कस्टमर ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा कस्टमर्स आएगा तो हमारा सेल ज्यादा होगा, और जब सेल ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा? ज्यादा होगा, बढ़े। बढ़ेगा। ठीक है। तो ख्याति एक व्यवसायिक गृह की यश एवं कृति का वह मूल्य है जिसका निर्धारण उसी प्रकार के अन्य व्यापार गृहों के द्वारा अर्जित लाभों के सामान्य स्तर से अधिक लाभ कमाने की आशा से किया जाता है। ठीक है। इसको हम क्या समझते हैं? इससे हम लोग जैसे मान लीजिए कि दो दुकानदार है ना, और दोनों दुकानदार सेम बिजनेस लेके बैठा हुआ है, दोनों का सेम पूंजी है, पर आप देखते होंगे कि किसी का दुकान बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है ना, उसके पास ज्यादा कस्टमर्स जाते हैं, और किसी का दुकान में कस्टमर्स कम जाते हैं, कम सेल होता है। ऐसा देखें आप लोग। हम्म। तो ऐसा क्या कारण है? तो जिसका ख्याति ज्यादा है उसके पास ज्यादा कस्टमर जाएंगे, ज्यादा सेल होगा, ज्यादा वस्तुओं को बेचेगा वो, और जब ज्यादा वस्तुओं को बेचेगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा कमाएगा। ठीक है। और जिसका ख्याति कम है उसके पास कम कस्टमर जाएंगे तो कम वस्तुओं को बेचेगा, और जब वो कम वस्तुओं को बेचेगा तो उसका लाभ भी क्या होगा? कम होगा। सर ठीक तो है। इसको बढ़ाए कैसे सर? हाँ, इसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो लिखा हुआ था पहले भी अभी कि ग्राहक के साथ, जो आपके कस्टमर्स हैं उसके साथ आपको अच्छा वाला व्यवहार करना पड़ेगा, मान सम्मान देना पड़ेगा। जब आपके प्रतिष्ठान में पहुंचेगा, मतलब आपके दुकान, आपके शॉप में पहुंचेगा, ठीक है, अच्छी वस्तुओं को देना पड़ेगा। ठीक है ना, ओरिजिनल क्वालिटी का वस्तु देना पड़ेगा। उसके बाद आपको रेट सही लेना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके पास अच्छा क्वालिटी का वस्तु मिलता है तो जो वस्तु का 10 रुपए में बिकना चाहिए उसको आप पूरा 20 रुपए में बेच रहे हैं, तो कस्टमर रुकेगा आपके पास? नहीं। नहीं रुकेगा। आपका व्यवहार कस्टमर्स के प्रति अच्छा नहीं रहेगा। आपके पास खूब अच्छा माल है, खूब अच्छे कीमत पर बेचते हैं, लेकिन व्यवहार आपका अच्छा नहीं है कस्टमर के प्रति, सम्मान नहीं देते हैं आप, तो कितना दिन तक वो कस्टमर टिकेगा? टिकेगा? नहीं नहीं। टिकेगा, है ना। तो वही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ख्याति एक व्यापारिक गृह की यश एवं कृति का वह मूल्य है जिसका निर्धारण उसी प्रकार के अन्य व्यापार गृहों द्वारा अर्जित लाभों के सामान्य स्तर से, मतलब दूसरे का जो सामान्य स्तर का लाभ अर्न करने का क्षमता है ना, उससे अधिक लाभ कमाने की आशा से किया जाता है। और गुडविल हम लोग कैसे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि गुडविल कैसे हम क्या करते हैं, मतलब गुडविल बढ़ता कैसे है आपके फर्म में। ठीक है। तो इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अब देखिए कुछ परिभाषा देखिए अभी क्या है इसका परिभाषा। तो लॉर्ड लिंडन क्या बोलते हैं कि ख्याति संबंधों एवं प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। जितना अच्छा संबंध रहेगा, जितना आपका प्रसिद्धि रहेगा, उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। ये कौन बोला? लॉर्ड लिंडन। याद रहेगा, क्योंकि आपको जब थ्योरी पूछेगा ना तो एक दो राइटर वाला जो है ना, ये सब जो बोले हैं वो याद रखना पड़ेगा, और जब आप ऐसा लिखेंगे ना साथ में अर्थ के साथ इसको लगा के, तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, स्पाइसर एवं पैगलर के शब्दों में ख्याति उसे कहते हैं जो व्यवसाय की प्रतिष्ठा, संबंध और उससे प्राप्त अन्य लाभों से उत्पन्न होती है। किससे किससे बोला? प्रतिष्ठा, संबंध और उससे प्राप्त अन्य लाभों से उत्पन्न होती है, जिसके कारण व्यवसाय अपनी शुद्ध मूर्त संपत्तियों में
विनियोजित पूंजी पर सामान्य अपेक्षित लाभ से अधिक लाभ कमाता है। जैसे कि अभी आपको एक एग्जांपल दिए थे कि दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति 50,000 रुपए का पूंजी लगाया, दूसरा व्यक्ति भी 50,000 रुपए का पूंजी लगाया। ठीक है, अब एक व्यक्ति जो है ना उसी 50,000 रुपए पूंजी को महीने में 2-3 बार रोटेट कर देता है, 3-4 बार माल खरीद बिक्री कर देता है, और एक का पूंजी जैसे का पैसा रखा रहता है, कुछ माल बिकता है। ठीक है, तो अगर आपका ख्याति अच्छा है तो सेम पूंजी पे आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये कौन बोला, स्पाइसर और पैगलर। ठीक है, अब फिर लॉर्ड एल्डन क्या बोलता है कि ख्याति एक संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। संभावना है ना, संभावना समझते हैं ना, एक हम लोग संभावना करते हैं कि चलो लाभ हो सकता है ख्याति के माध्यम से ज्यादा। ये पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। इस टाइप से और अलग अलग दिया हुआ है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, एक दो इंपॉर्टेंट था, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए ख्याति की उत्पत्ति। ठीक, ख्याति की उत्पत्ति, ख्याति की उत्पत्ति ग्राहकों के व्यवसाय के प्रति विश्वास से होती है। किससे होती है, विश्वास से। ख्याति की उत्पत्ति कैसे होता है, ग्राहकों के व्यवसाय के प्रति विश्वास से। अगर आपके व्यवसाय में उसको विश्वास नहीं रहेगा तो ख्याति बनेगा क्या, कस्टमर जब आएगा नहीं तो ख्याति किस बात का। ख्याति अगर आपका प्रसिद्धि ज्यादा है, आपके बिजनेस ज्यादा चलता है, ज्यादा कस्टमर जाते हैं, तो वही तो आपका ख्याति है। अब अगर आपके फर्म में कोई विश्वास ही नहीं करेगा, आपके बिजनेस में किसी को विश्वास ही नहीं है, तो कस्टमर जाएगा ही नहीं, और जब जाएगा नहीं तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो ख्याति भी नहीं बनेगा। ठीक है, जो व्यवसाय की प्रसिद्धि एवं समय समय के साथ बढ़ती है, व्यवसायिक फर्म के प्रति विश्वास होने से व्यवसाय के विक्रय एवं लाभ में वृद्धि होती है। ठीक है, अगर व्यवसाय के प्रति विश्वास है तो उससे क्या होता है, उसका बिक्री बढ़ता है और लाभ में भी वृद्धि होती है, जो दूसरी फर्मों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, यह अतिरिक्त लाभ ही व्यवसाय का सृजन करता है। अगर पहले आपका लाभ हो रहा था 10,000 रुपया, अब 2 साल के बाद हो रहा है 1,00,000 रुपया, तो क्या हुआ कि आपका गुडविल बढ़ गया। लाभ तो बढ़ा ही, लेकिन ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि आपका गुडविल बढ़ा है, इसलिए लाभ भी बढ़ा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार ख्याति भूतकाल के अच्छे कार्यों का प्रतिफल है। मतलब जो हम लोग प्रीवियस में अच्छा कार्य करते हैं ना अपने व्यवसाय में, जैसे कस्टमर आया, अब उसको अच्छा मान सम्मान दिए, अच्छा वस्तुओं को दिए, रेट भी अच्छे से लिए, ऐसा नहीं कि नुकसान में दे दिए, है ना, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे दिए, एक एवरेज जो रेट होना चाहिए। तो एक बार वो लेकर जाएगा तो दूसरा बार भी तो हमारे पास ही आएगा कि नहीं आएगा। अब दूसरे कस्टमर को भी तो सजेस्ट करेगा कि वहां पे वस्तु लेना, वो ज्यादा अच्छा देता है, रेट भी अच्छा लगाता है और वस्तु भी सही देता है, और उसका व्यवहार भी अच्छा है कस्टमर के प्रति, जाने के बाद थोड़ा सा चाय ला देता है ना, थोड़ा सा थम्स अप पिलाता है, तो आप नहीं पसंद करेंगे कि वही दुकान में जाए हम। हाँ, तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि इस प्रकार ख्याति भूतकाल के अच्छे कार्यों का प्रतिफल है, वर्तमान की कुशलता एवं भविष्य में अच्छे लाभों के अर्जन का प्रतिबिंब है। ठीक है, अब ख्याति का महत्व देखिए, क्या महत्व है इसका। ख्याति वह दर्पण है जो व्यवसाय का सही और सच्चा सच्चा है ना चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, ख्याति व्यवसाय के स्वास्थ्य व वित्तीय सुदृढ़ता, यश एवं कृति को प्रतिबिंबित करता है। ख्याति के महत्व को निम्न पंक्तियों के अवलोकन से समझा जा सकता है। ये इसका पंक्ति दिया हुआ क्या बोलता है, इफ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका पूंजी लॉस होता है तो कुछ भी लॉस नहीं होता है। इफ कस्टमर आर लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका कस्टमर खत्म हो गया, कस्टमर आपके व्यवसाय को छोड़ के चला गया, तो सब कुछ खत्म हो गया कि नहीं। अगर आपका कैपिटल समाप्त होता है तो आप कैपिटल कहीं से फिर अरेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका कस्टमर आपको छोड़ के चला गया, आपके व्यवसाय से विश्वास हट गया, तो सब कुछ खत्म हो गया कि नहीं। लेकिन अगर गुडविल खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया, गुडविल, ख्याति, तो यहाँ पे समथिंग मतलब कुछ कुछ हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ गुडविल खत्म हो गया तो एवरीथिंग खत्म, सब कुछ खत्म। एक बार अगर आपका दाग लग गया बिजनेस में, तो फिर वो बिजनेस में आप कुछ भी कर लीजिए, वो आगे नहीं बढ़ने वाला है।
जब तक कि उसमें न्यू चेहरा, न्यू तरीके से काम, न्यू बिजनेस नहीं आ जाए तब तक। क्या ये लाइन लगता है सही लिखा हुआ है? कैपिटल खत्म हुआ किसी कारणवश तो आप कैपिटल अरेंज कर लेंगे, फिर से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। कस्टमर खत्म हुआ तो हो सकता है कि फिर से थोड़ा मेहनत कर देंगे, कस्टमर के प्रति अच्छा व्यवहार करने लगेंगे, अच्छे वस्तुओं पर फिर से आ जाएगा। लेकिन एक बार आपका गुडविल खत्म हो गया तो सब कुछ आपका लॉस्ट हो जाता है। तो ये लाइन भी लिखने के लिए अच्छा लाइन है। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे। ख्याति की विशेषता क्या है? विशेषता इसका करेक्टरिस्टिक्स है ना, फीचर्स। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति, ये सब पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछता है। ख्याति क्या है? एक अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है। कैसा संपत्ति है ख्याति? तो अमूर्त और अदृश्य, मतलब अमूर्त मतलब ना जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। अदृश्य मतलब जिसको देख नहीं सकते हैं। परंतु ख्याति कृत्रिम संपत्ति नहीं है, ये बात याद रखिएगा। गलती से भी फिक्टिशियस में टिक नहीं लगाइएगा। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएंगे आप लोग? नाम मात्र का खाता। हाँ, ये तो आप हिंदी बता दिए। ऐसा समझ में आ जाएगा सबको? नहीं सर। नहीं आएगा। कोई और बता सकते हैं क्या आप लोग? बताइए। देखिए हम बताते हैं और सुनिए ध्यान से। आज मान लीजिए कि कोई व्यवसाय हम स्टार्ट किए और 10,000 रुपया उसको एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए, विज्ञापन में खर्च कर दिए। अगर हम विज्ञापन में खर्च नहीं करेंगे तो लोग मेरे व्यवसाय के बारे में जानेगा नहीं। देखते ना, अभी छोटा छोटा व्यवसाय जो स्टार्ट होता है तो विज्ञापन उसमें कितना जरूरी है। हर कोई विज्ञापन करता है कि नहीं करता है? एडवर्टाइजमेंट करता है ना। अभी आप देखते हैं कोई प्रोडक्ट आने से पहले टीवी में एड आना स्टार्ट हो जाता है। आप उस एड को देखते हैं, उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं और जाके वस्तु दुकान में खोजना स्टार्ट कर देते हैं कि हमको वही वाला क्रीम चाहिए, या फिर हमको वो वाला बॉर्नवीटा चाहिए, या फिर जो भी आपके पसंद का वस्तु वही चाहिए। तो ये आपको कौन बताया? एड ही तो बताया। बिजनेस के प्रति कौन का मतलब आपको आगे लेके गया कि चलो हमको यही प्रोडक्ट खरीदना है? तो एड बताया। अगर हम एड नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रो होने में बहुत टाइम लगेगा। और जल्दी से बिजनेस ग्रो करने के लिए एडवर्टाइजमेंट बिजनेस में जरूरी है, जो कि आप देखते होंगे कि हर कोई करता है। करता है कि नहीं? यूट्यूब पे जाके वीडियो खोलिए, एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। फेसबुक पे कुछ चलाइए तो आपको वहां एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। कोई एप्स ओपन करिए, वहां एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। हर जगह एड है आपका डाला हुआ। आप अगर बाहर निकल जाइए मार्केट में थोड़ा सा, तो हर जगह आपको पंपलेट दिख जाएगा। अभी सामाजिक सेवा भी लोग इसलिए करते हैं कि अपना ऐड कर पाए कि इन फ्यूचर हमको मुखिया बनना है, तो अभी से मेहनत करो तो हमको मुखिया वाला वोट मिलेगा। मानते हैं कि नहीं? ऐसा है या नहीं है, आप लोग बताइए। है। सर पूरा है। अभी एक कुछ भी छोटा सा काम लोग करता है ना, तो वो तुरंत उसको एड में डालता है। जानता है कि अगर हम एड करेंगे तो हमारा क्या होगा, बिजनेस जल्दी ग्रो होगा, ज्यादा लाभ कमाएंगे हम। तो मान लो कि आज हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिए, अब उसमें हम 10,000 रुपए का टीवी में एड लगवा दें या यूट्यूब पे एक कैंपेन चला दें हम एड का अपना, कि हमारा ये बिजनेस है, इसमें ये इस टाइप का वस्तु मिलता है, आप आइए खरीदिए, इतना % का डिस्काउंट है। तो यूट्यूब में फ्री में तो ऐड करेगा नहीं। फ्री में ऐड कर देगा क्या? या टीवी में ऐड देंगे तो फ्री में ऐड करेगा कोई क्या? या सलमान खान को ऐड करने दे देंगे कि मेरा थम्स अप का प्रचार कर दो, तो क्या वो फ्री में कर देगा? नहीं। नहीं करेगा। एड में क्या होता है कि आपको पैसे लगते हैं। मान लो कि हम 10,000 रुपए खर्च किए, तो ये 10,000 रुपए जो है ना, वो एड हमारा यूट्यूब पे है या टीवी पे, ये मान लो कि ये चलेगा 4 साल। ठीक है, इसका वैलिडिटी कितना है कि वो बोला कि 10,000 रुपए आप देंगे ना हमको, तो आपका प्रोडक्ट का प्रचार हम 10 साल कर देंगे, सॉरी 4 साल कर देंगे। तो ये जो पैसा का उपयोगिता हमको कितने साल मिलने वाला है? 4 साल तक। 4 साल। 2500 रुपए, 2500 रुपए का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि 2500 रुपया, 2500 रुपया और 2500 रुपए करके हमको खर्च हो रहा है प्रत्येक साल। समझ रहे हैं? फिर 4 साल में वो तो प्रथम साल में 2500 रुपए ही खत्म हुआ ना, सेकंड साल में फिर 2500, थर्ड साल में 2500 और फोर्थ साल में भी 2500। अब सोचिए कि ये 10,000 रुपए का उपयोगिता हमको 4 साल मिल रहा है और हम प्रथम साल में ही इसको लिख देंगे, तो खर्च हमारा ज्यादा दिखकर फर्म को लॉस नहीं हो जाएगा? तो हम क्या करते हैं, इस लॉस से बचने के लिए इसको बैलेंस शीट में एसेट्स पक्ष में एडवर्टाइजमेंट के नाम से लिखते हैं 10,000 रुपया। और प्रत्येक साल जैसा कि हम लोग एसेट्स में डिप्रिसिएशन निकालते हैं, उसी टाइप से इसको रिटर्न ऑफ करते जाते हैं 2500 2500। आप सोचिए कि ये अगर हम इसको बैलेंस शीट में 10,000 रुपये लिख के रखे हैं, समझ रहे हैं कि 10,000 रुपये अगर बैलेंस शीट में रखे हैं, तो क्या ये एक्चुअल में हमारे पास एसेट्स है क्या?
ये तो खर्च हो चुका है, नहीं। ये तो खर्च हो चुका है ना। हम उसको सिर्फ दिखावा के लिए रखे हैं कि फर्म को एकदम से लॉस ना हो जाए, इसलिए इसको दिखावा के लिए रखे हैं हम। ठीक है, तो इसी टाइप का संपत्ति जिसका एक्चुअल में वैल्यू नहीं है, पर हम क्या बोलते हैं, दिखावा के लिए नाम मात्र के रखे, वैसे संपत्तियों को हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, जिसके अंतर्गत आता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट और भी अदर एसेट्स है, वो फिक्टिशियस एसेट्स के अंतर्गत आता है। तो अब क्लियर हुआ कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है। अब अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं ना उसको, यस या नो, बता सकते हैं। अब देखिए, इसका एक निश्चित मूल्य होता है। क्या होता है, ख्याति का एक निश्चित मूल्य होता है, मतलब एक फिक्स्ड रेट होता है। यह संपत्तियों की भांति इसका क्रय विक्रय किया जा सकता है। याद रहेगा ना ये पॉइंट, कि इसका एक निश्चित मूल्य भी होता है और इसको संपत्तियों की भांति हम लोग क्रय विक्रय यानी कि सेल और परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, यह अतिरिक्त लाभ या अधिलाभ के अर्जन में सहायक है। जैसा कि हम आपको बताएं अभी, कि मान लो कि ए और बी दो पार्टनर है, दोनों 50,000 रुपए का पूंजी लगाया, ये भी 50,000 रुपए का पूंजी लगाया, ये इसका सेल ज्यादा होता है क्योंकि लोग इसको ज्यादा जानता है, क्योंकि ये कस्टमर्स को अच्छी वस्तुओं को बेचता है, अच्छा रेट लेता है, उसके साथ संबंध अच्छा है, कभी कभी उसके दुकान में आता है, चाय पानी पिलाता है, ये कुछ भी नहीं करता है, कभी भी चाय नहीं पिलाता है, अच्छे से बात भी नहीं करता है, अच्छा वस्तुओं को भी नहीं बेचता है, रेट भी अच्छा नहीं लगाता है, तो इसका माल कम बिकेगा, इसका माल ज्यादा बिकेगा। तो जब इसका माल ज्यादा बिक रहा है, ज्यादा कस्टमर आ रहा है, तो गुडविल राइज हो रहा है, गुडविल बढ़ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, व्यवसाय की ख्याति कई घटकों पर निर्भर करता है। जो गुडविल है ना, वो कई अलग अलग तत्वों पर, घटकों पर क्या होता है, निर्भर करता है। इसका सृजन विभिन्न घटकों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि अभी हम अलग अलग बताएं, कस्टमर के साथ व्यवहार अच्छा, अच्छा वस्तु को बेचते हैं, ईमानदारी बरतते हैं। ठीक है, अपने वस्तुओं को क्या बोलते हैं, उचित रेट पर बेचते हैं, अच्छा क्वालिटी का वस्तु देते हैं हम। ठीक है, और भी अलग अलग फैक्टर हो सकता है। अब देखिए, इसका संबंध व्यवसाय की लाभोपार्जन क्षमता से होता है। इसका संबंध किससे होता है, लाभोपार्जन यानी कि लाभ अर्न करने की क्षमता से होता है। तो बताइए, ये सारा पॉइंट में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है किसी को? रिप्लाई फटाफट किया करिए आप लोग, यस या नो। नहीं सर। नहीं है, चलिए अब हम लोग देखते हैं ख्याति का प्रकार। क्या देखेंगे, ख्याति का प्रकार। देखिए, ख्याति का प्रकार क्या है। तो ख्याति का प्रकार दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रय की गई ख्याति और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी कि ख्याति। तो आपसे अगर कोई पूछे कि ख्याति कितने प्रकार का होता है, तो क्या बताएंगे आप, बताइए तुषार, कितने प्रकार का ख्याति? दो प्रकार का, कौन कौन सा, कौन कौन सा? परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी कि क्रय की गई ख्याति और स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति। अब क्रय की गई ख्याति क्या होता है ना, जैसे कि देखिए, किसी का बिजनेस को हम क्या कर रहे हैं ना, क्रय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। जैसे मान लो कि उसका बिजनेस का पूरे संपत्तियों का वैल्यू लगा दिए, जो भी उसका संपत्ति है, लाइबिलिटी, सबको पे करके, और हमको देना है, मतलब उसका वैल्यू लगा 50,000 रुपया, लेकिन वो व्यक्ति हमसे मांग रहा है 60,000 रुपया। ठीक है, उसके फर्म में सारे संपत्तियों का पूरा वैल्यू लगा दिए, लाइबिलिटीज को देकर, तो हमको कितना बच रहा है, 50,000 रुपए का वैल्यू दिख रहा है, लेकिन जो व्यक्ति से हम खरीद रहे हैं ना, वो हमसे 60,000 रुपये मांग रहा है। कितना मांग रहा है, 60,000 रुपये, मतलब हम 60,000 रुपये में वो बेचेगा और उसका एक्चुअल एसेट्स है 50,000 रुपए का ही। तो ये जो बीच का डिफरेंस आया ना, कितने का, कितने का डिफरेंस आया, 10,000। 10,000 का। ये हो गया आपका परचेज्ड गुडविल, खरीदा गया ख्याति। सीधा सा दिख रहा है हमको कि 50,000 रुपए का उसका एसेट्स बता रहा है और हमसे वो 60,000 रुपये मांग रहा है। तो क्यों मांग रहा है, तो वो गुडविल का पैसा मांग रहे हैं। अब गुडविल का पैसा क्यों मांगता है, ये भी जान लीजिए आप लोग। देखिए, मान लो कि एक कोई व्यक्ति है, ये आज अपने फर्म में 10,000 रुपये लगाया और प्रथम साल में लाभ कमाया 1,000 रुपए का। ठीक है, और खूब सारा मेहनत किया, एड करवाया, अलग अलग तरह का खर्च किया, कस्टमर के साथ ईमानदारी से रहा, बहुत सारा काम किया, समय तो लगा, और 5 साल के अंत में अब उसका प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपया।
कितना गुना बढ़ गया? 10 गुना बढ़ गया। अब ये 5वां साल के अंत में अपने बिजनेस को बेच रहा है, तो सोचिए कि जो बिजनेस 10,000 रुपया लगाकर प्रथम साल में 1,000 रुपये कमा रहा था, अब वो सीधा 10,000 रुपये कमा रहा है। तो ये मेहनत किया तभी तो 10,000 में पहुंचा, पूंजी तो वही है। अब इस बिजनेस को बेचेगा तो क्या सिर्फ इस पूंजी को और जो एसेट्स लगाया केवल वो एसेट्स के माध्यम से बेचना उचित है? सही लग रहा है आपको? नहीं ना। नहीं। तो मेहनत किया यहाँ पे जिससे हमारा प्रॉफिट 10,000 पहुंच गया, उसके बदले में भी तो पैसा चाहिए। मतलब आपका कस्टमर जमा जमाया भी तो दे रहा है आपको बिजनेस में, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या बोल रहा है कि अलग से हमको चाहिए 10,000 रुपया, और यही है आपका गुडविल। अभी बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं। नहीं है। चलिए अब फिर इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा पॉइंट है? तो स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति, ठीक है। तो स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति क्या होता है? तो इसको पढ़िए। जैसे देखिए अभी जो फॉर्मूला बताया ना, वो फॉर्मूला यहाँ नोट भी किया हुआ है, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। अब स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति या अर्जित ख्याति क्या होता है? तो व्यवसायिक उपक्रम के लाभ अर्जन में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस प्रकार की ख्याति के मूल्यांकन का प्रश्न फर्म के पुनर्गठन, यानी कि जब फर्म का पुनर्गठन होता है ना, फर्म का पुनर्गठन आपका 5 या 6 कंडीशन में होता है। कितना कंडीशन में? 5 या 6 कंडीशन दिखाते हैं आपको, 1 मिनट। ये है आपका फर्म का पुनर्गठन का कंडीशन, ठीक है। कौन कौन सा कंडीशन है तो देखिए थोड़ा सा, फिर अभी हम लोग ऊपर जाएंगे भी। यहाँ देखिए, जब साझेदारों के लाभ विभाजन का अनुपात चेंज कर देता है, जैसे मान लो पहले है आपका 1:1 बांट रहा था 2 साझेदार, अब बोलता है नहीं 1 और 2 में बांटेंगे, तो लाभ हानि का रेशियो चेंज हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होता है? फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। हम लोग ये चैप्टर अभी ये बात फंडामेंटल में पढ़े चुके थे, पिछला जो चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए, ठीक है। उसके बाद कोई नए साझेदार आ गया, मान लो ए और बी फर्म को चला रहा है, अब उसमें सी शामिल होना चाहता है, तो फिर से फर्म का पुनर्गठन हो गया, ठीक है। कोई साझेदार आपके फर्म को छोड़ के जा रहा है, अवकाश ग्रहण कर लिया, मान लो कि ए बी और सी चला था, सी जाएगा, तो सी जाएगा तो अपना हिसाब किताब करके जाएगा, जो शेष बचेगा उसमें ए और बी काम करेगा, तो यहाँ पे फर्म का पुनर्गठन हो गया। अब मान लो कि सी का डेथ हो गया, तभी तो 2 ही बचा। या तो फर्म को आप बेच रहे हैं, ठीक है, तभी पुनर्गठन होगा, या फिर 2 या 2 से अधिक फर्म आपस में मिल जा रहा है, तभी फर्म का पुनर्गठन होता है। तो ये अलग अलग कंडीशन है पुनर्गठन का। आप देखिए इसमें गुडविल का क्या जरूरत पड़ता है। गुडविल का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है। देखिए कहाँ थे हम लोग, ये फर्म की ख्याति यहाँ। देखिए अभी आप समझिएगा, अभी हम आपको एक अच्छा वाला एग्जांपल बताए थे। कौन सा एग्जांपल बताए थे? कि ए बी और सी 3 पार्टनर है, तीनों 10,000 रुपये पूंजी लगाया। ध्यान से एकदम समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कितना कितना पूंजी लगाया? 10,000, 10,000 और 10,000, ठीक है। अब सोचिए इन लोग प्रथम साल में ना 1,000 रुपए का लाभ कमाता है, तीनों के हिस्से में 1,000 जाता है। अभी जो एग्जांपल समझाया था ना, वही चीज यहाँ बता रहे हैं। अब इन लोग खूब सारा मेहनत किया, खूब सारा एडवर्टाइजमेंट करवाया, बहुत सारा मेहनत किया, और तब जाके फाइनली 5 साल के अंत में इन लोग का लाभ हो गया 10-10 हजार रुपए का, ठीक है। अब 10-10 हजार रुपए का लाभ कमाने स्टार्ट हो गया। अब इन लोग चाहता है ना कि उसको और अधिक पूंजी की आवश्यकता है, अपना बिजनेस को और बढ़ाना चाहता है, या फिर कोई ऐसा कर्मचारी है, योग्य कर्मचारी, जो मेहनत तो कर रहा है, लेकिन अगर हम उसको पार्टनर बना देना अपने फर्म में, तो और ज्यादा मेहनत करेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपने साझेदार में उसको ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड करने के लिए सबका पूंजी 10,000, 10,000, 10,000 है, तो उसका भी पूंजी कितना होना चाहिए? 10,000, या जो भी लगाए अपना। तो क्या हम उसको 5वां साल के अंत में केवल 10,000 रुपए पूंजी लेकर फर्म में शामिल कर लें? सही लग रहा है? नहीं। नहीं ना, क्योंकि यहाँ तो हम लोग अच्छा खासा मेहनत करके इस रेशियो तक पहुंचे हैं, और उसको सीधा सा 10,000 रुपए पूंजी लगाकर दे दे, ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, ये तीनों जो पार्टनर है वो बोलेगा कि अभी जो 1,000 से 10,000 तक प्रॉफिट में पहुंचाए ना हम लोग, तो इसमें हम लोग का बहुत सारा कैपिटल अलग से भी लगा, क्योंकि ऐड कराए तो हमारा ही प्रॉफिट का हिस्सा तो गया उसमें। मेहनत किए तो हम लोग ना किए हैं, आप तो कुछ किए नहीं, आप तो किए धरे पे आ गए सीधा, और आप सीधा यहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे 10,000 में से आपको भी हिस्सा चाहिए। तो आपको उसके बदले में हम लोगों को एक अलग से क्षतिपूर्ति राशि देना पड़ेगा, जो आप 5 साल तक शामिल नहीं थे ना। 5 साल तक जो हम लोग मेहनत किए, कौन? ए बी और सी,
और आप सीधा लास्ट में आ गए हैं सीधा प्रॉफिट खाने के लिए, ठीक है, तो आपको उसके बदले में जो 5 साल तक हम लोग मेहनत किए हैं उसके बदले में आपको क्षतिपूर्ति का राशि देना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। ठीक है, ए को, बी को और सी को। तो ए बोला ठीक है देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसको पता है कि पहले और अभी में बहुत अंतर बढ़ गया, हो गया है, लाभ बढ़ गया है, तो ऐसा तो होगा ही। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि गुडविल का पैसा कितना दें। क्वेश्चन खड़ा हो गया ना यहाँ पे। चलो ये गुडविल मांगा, ये राजी भी हो गया कि ठीक है हम आपको गुडविल देंगे, पर गुडविल का पैसा कितना दें ये तो बताइए। अब आप लोग क्या बता सकते हैं कि गुडविल का पैसा कितना देना चाहिए इसको, बताइए। नहीं पता, तो गुडविल निकाल, हाँ गुडविल निकालने का ना यहाँ पे हम लोग अभी एक तरीका सीखेंगे, जो इस पूरा चैप्टर का मतलब क्या बोलते हैं, इस चैप्टर का उद्देश्य वही गुडविल निकालना सिखाना, कैसे हम लोग गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल की आवश्यकता क्यों पड़ी वो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि गुडविल कैसे निकाला जाता है, आखिर कितना गुडविल निर्धारित होगा, निकालने का क्या तरीका है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अभी हम लोग। पहले यहाँ तक अभी सीख गए तो इसको स्टॉप कर दीजिए, अब उसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, ख्याति का स्वभाव, ठीक है। आप लोगों को कल हम बताए थे कि ख्याति का क्या स्वभाव होता है। चलिए कल वाली बातों को भूल जाते हैं, आज से ही सीखते हैं हम लोग सब फिर शुरुआत से, ठीक है ना। देखिए यहाँ अलग अलग पॉइंट लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा फास्ट पढ़ देते हैं और नीचे आते इस पर चर्चा करते हैं अभी हम लोग। पहला क्या है, तो ख्याति दीर्घकालीन स्वभाव की होती है, इसे अस्थायी संपत्ति समझना अनुचित नहीं होगा। कंपनी अधिनियम के प्रारूप में भी इसे चिट्ठे में गैर चालू संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत अमूर्त अचल संपत्ति यानी कि इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स दिखाया जाता है। उसके बाद होता है ख्याति की यह विशेषता है कि इसके प्रयोग से टूट फूट नहीं होती है, यह बात याद रखिएगा, इसका प्रयोग से कोई टूट फूट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अन्य संपत्तियों की भांति यह हरासित भी नहीं होती, जैसे अन्य संपत्ति हरासित होता है ना, वैसे यह संपत्ति हरासित नहीं होता है, इसमें उच्चावचन होता है यानी कि फ्लक्चुएशंस होते रहता है। ख्याति के व्यवसाय में से पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब इसको अलग नहीं किया जा सकता। ख्याति का संबंध लाभ से होता है, किससे होता है, लाभ से होता है। ख्याति को व्यवसाय के जीवन काल में स्वतंत्र रूप से नहीं बेचा जा सकता है, ठीक है। ख्याति एक अमूर्त यानी कि इनटेंजिबल एसेट्स है। कौन सा संपत्ति है, इनटेंजिबल, फिक्स्ड मतलब फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, इसके बारे में पहले भी चर्चा की है हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे एक बात समझिए, ये पॉइंट सबसे अंतिम पॉइंट और लास्ट पॉइंट कि व्हाइटमैन स्मिथ मोटर कंपनी वर्सेस चैपलिन के मुकदमे में ख्याति के प्रकृति को भी ग्राहकों के स्वभाव के आधार पर व्यक्त किया गया, जो जानवरों के 4 स्वभाव पर आधारित है, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे ना। अगर आपसे पूछे कि वो किसके मुकदमे में हुआ, तो आप लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा व्हाइटमैन स्मिथ मोटर, ये मोटर कंपनी वर्सेस चैपलिन, ठीक है। इसके मुकदमे में ख्याति का जो है प्रकार वो 4 जानवरों के प्रकार से, मतलब 4 जानवरों के प्रकार के तरह दिखाया गया। तो वो 4 प्रकार आपका कौन कौन सा है, तो देखिए पहला प्रकार है क्या, कुत्ते की प्रकार की ख्याति। कैसा प्रकार की ख्याति, कुत्ते की प्रकार की ख्याति। फिर कैसा, बिल्ली की प्रकार की ख्याति, ठीक है। फिर चूहे की प्रकार की, और फिर खरगोश की प्रकार की। अब आप लोगों को नेचर तो पता ही होगा कि कुत्ता का क्या प्रकृति होता है, भटकते रहता है ना सर, इन्हें सोने तो नहीं भटकता है, आपका घरेलू कुत्ता इन्हें इधर सोने उधर भटकता जाते है हैं क्या? नहीं सर, घरेलू वाला नहीं सर। किसी का कुत्ता है क्या जो इधर उधर भटकते रहता है, उसको तो बांध के रखता है, कैसे भटकेगा बेचारा, वो भटकेगा। देखिए कुत्ते का ना सबसे अच्छा नेचर क्या होता है पता है आपको, नहीं सर। नहीं पता, कुत्ता पाल लीजिए तो पता चल जाएगा, ठीक ना। हाँ सर, हाँ सर। कुत्ता का नेचर होता है अपने मालिक को नहीं बोलता है। अपने मालिक के प्रति ईमानदार वफादार, हाँ होता है कि नहीं। हाँ देखते हैं, सर, आपका हाँ। अगर घरेलू कुत्ता है तो आप कहीं जाते हैं तो आपके पीछे दू मिला के चलने लगता है, जाने लगता है,
आपको आपके कुत्ते को किसी से मतलब नहीं है, उसको अपने मालिक से मतलब होता है कि नहीं? होता है या नहीं होता हाँ है? सर, एकदम होता है। अगर उसके घर में बहुत ठाट बाट है, कुत्ता के लिए बहुत आराम है, तो क्या उस ठाट बाट में वो लिप्त होकर घर में रहता है कि आपके साथ वो रिटर्न, मतलब आप जहां जाते हैं आपके साथ भटकता है? हम्म, आपके साथ ही घूमता है ज्यादातर। आप जब उसको बोलेंगे घर में रहो, तब वो जाके घर में रहेगा, नहीं तो वो तुरंत पीछे दो मिला के आपके पीछे निकल जाएगा। होता है कि नहीं? हाँ। हाँ। तो यहाँ पे क्या है कि कुत्ता का प्रकृति से इसका तुलना किया गया है कि इस प्रकार की ख्याति, कुछ मतलब एक एक जो ख्याति का प्रकार है ना, वो कुत्ते के प्रकार की ख्याति जैसा है। मतलब वो सिर्फ मालिक से मतलब रहता है, मालिक के प्रति वफादार होता है, उसको बाकी वातावरण से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार का ख्याति किसमें किसमें पाया जाता है? एक टीचर में, एक वकील में, एक डॉक्टर में, एक इंजीनियर में, है ना? और भी अधिक ऐसे लोग जो पूरा अपने स्किल, अपने नॉलेज से क्या बोलते हैं, अर्न करते हैं। ठीक है। अब सोचिए कि एक अच्छा डॉक्टर कल हजारीबाग में बैठ रहा है और आज विष्णुगढ़ में बैठना स्टार्ट कर दे, तो हजारीबाग का कस्टमर विष्णुगढ़ में, मतलब जो रोगी है वो विष्णुगढ़ नहीं पहुंचेगा क्या? पहुंच जाएगा। हो जाएगा ना। एक टीचर बहुत अच्छा टीचर है, ठीक है, आज वो क्या कर रहे हैं, विष्णुगढ़ में पढ़ा रहे हैं, कल को जाके हजारीबाग में पढ़ाएगा, तो क्या वहां पे उसका स्टूडेंट नहीं जाएगा? आराम जाएगा। से जाएगा। तो मतलब उसको कोई मतलब है माहौल से, कहीं का वातावरण से कोई मतलब हुआ? नहीं हुआ। वो नहीं। अपने मालिक से मतलब रहता है, उसका मालिक जहां जाएगा वो ख्याति भी, मतलब वो स्टूडेंट या फिर वो कस्टमर वो उधर ही जाएगा। तो इस प्रकार का ख्याति जो है ना, इसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है। इस प्रकार का ख्याति का वैल्यू, मूल्य कम कम। होता है। क्योंकि अगर वो व्यवसाय में जुड़ा, तो व्यवसाय चकाचक चलना स्टार्ट हो गया, व्यवसाय को जैसे ही छोड़ के निकला और किसी दूसरे कस्टमर को बेच दी, तो अपने साथ अपना गुडविल भी लेके चला गया, तो वैल्यू कम हो गया कि नहीं? हम्म। अब दूसरा है बिल्ली। बिल्ली का क्या नेचर है, बताइए, बिल्ली का क्या नेचर है? रहेगा, रह जाएगा। नहीं पता? आप लोग रोज बिल्ली को देखते होंगे, फिर भी नहीं पता? सर वो तो दूध पी के भाग जाती है सर। आपको देख के भागेगी। बिल्ली का नेचर होता है, वो अपने स्थान को नहीं बदलता है, बदलती है। ठीक है ना? वो अपने स्थान को नहीं बदलती है, वो अपने स्थान से मतलब रखती है। उसका घर का मालिक कहीं भी चला जाए, वो आपके पीछे जाती है? कभी नहीं जाती है, वो आपके घर में ही रहती है। अगर आप रेंटर वाला रूम में हैं, तो आज आप किसी के यहाँ रेंट लेके रह रहे हैं, मान लो कि 4-5 बिल्ली आ गया, आप छोड़ के चले जाएंगे, तो क्या आपके साथ बिल्ली जाएगा? नहीं जाएगा, वो उस घर में ही रहेगा। नहीं। क्या चल जाएगा क्या? नहीं जाने वाला नहीं है। सर। हाँ। तो इस प्रकार का गुडविल का ना वैल्यू ज्यादा होता है। ठीक है। इस प्रकार का गुडविल का वैल्यू ज्यादा होता है। मान लो कि कोई मालिक निकल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कस्टमर जो है वो क्या करेंगे, उसी दुकान में आएंगे, उसी मतलब क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठान में आएंगे। तो इसलिए इस प्रकार का गुडविल का वैल्यू ज्यादा होता है। ठीक है। अब चूहा का क्या प्रकृति है? चूहा एक स्थान पे नहीं टिकता है, इधर उधर भागते रहता है, जहां उसको अनाज मिलेगा उधर चला जाएगा। होता है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, हाँ। एकदम होता है। खरगोश का क्या प्रकृति है? वो अगल बगल का वातावरण से ही मतलब रखता है, ज्यादा दूर नहीं जाता। अगर आपके यहाँ खरगोश होगा तो देखिएगा, थोड़ा सा बाहर निकलेगा फिर तुरंत से घर आ जाएगा। अगर वो माद में है तो थोड़ा सा माद के बाहर निकला, आगे के मतलब क्या बोलते हैं, जो अगल बगल में घास उस है, उसको थोड़ा बहुत चरा और फिर अपने माद में अंदर जाके घुस गया। होता है ना? तो इस प्रकार से 4 प्रकार का क्या है, जानवर का नेचर का गुडविल होता है। तो आपको याद रहेगा कि कौन कौन सा नेचर का, कुत्ता, बिल्ली, चूहा और खरगोश। खरगोश। ठीक है। बाकी आप लोग और डिटेल से इसको सेल्फ स्टडी भी करिएगा, जितना सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे आप। ठीक है। अब इसके आगे आ जाइए। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं, इसको खुद से देख लीजिएगा। आज रिवीजन क्लास में था, लेकिन हम लग को लग रहा है कि पूरा डिटेल ही बता दे रहे हैं हम आपको। अच्छा है, समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को पूरा। पूरा? ठीक है। अब देखिए,
ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता तथा ख्याति के मूल्यांकन की दशाएं, तो ये बात तो आपको बता दी है, अभी हम पहले ही समझा दिए कि कब कब उसको आवश्यकता है ख्याति के मूल्यांकन का, जब साझेदारों के बीच लाभ हानि का रेशियो चेंज हो जाएगा, जब नया साझेदार फर्म में आएगा, पुराना साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, फर्म को बेचा जाएगा, या फिर दो फर्म आपस में मिलेंगे, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, गुडविल का कैलकुलेशन करने की आवश्यकता पड़ती है हमको, है ना। उसका नीड होता है कि हम लोग को अब गुडविल का कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना गुडविल निकलेगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए, कल आप लोग को बोले थे ये पॉइंट याद करके रखिएगा, हम सुनेंगे। तो आप लोगों में से किसी को याद हुआ क्या, बोलिए, बताएंगे अंशु? हाँ। बताइए, पर स्क्रीन देख के नहीं बताइएगा, ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा एकदम। जब साझेदारों के लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। नया साझेदार जब कोई बिजनेस में प्रवेश करता है तब, और फिर जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तब होता है, वेरी गुड। और फिर जब कोई मृत्यु हो जाता है तब होता है, हाँ, और कोई व्यवसाय को मतलब बिजनेस को अगर फर्म को बेचा जा रहा है तब होता है, और एक जो दो या दो से अधिक फर्म का जो मतलब एक में मतलब होता है ना, मिल जाता है, एक किया जाता होता है। हाँ, जैसे मान लो कि आप मतलब क्या बोल सकते हैं, आपका भी एक कपड़े का दुकान है और मेरा भी कपड़े का दुकान है ना, और हम चाह रहे हैं ना कि दोनों मिल के चलो बिजनेस चलाते हैं, ठीक है, तो वही हो गया एकीकरण, फर्म का सम्मिलन, मिल गया एक साथ। तो वैसे कंडीशन में भी गुडविल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, क्लियर है सबका? किसी को नींद नहीं आ रहा है ना? अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे, और ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से हम लोग सीखेंगे गुडविल का कैलकुलेशन, ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फिर से एक बार बता दें कि आपको सिर्फ यहां तक पढ़ना है, ये जो कोविड के कारण जो प्रभावित हुआ है ना आपका, क्या बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई, इसके कारण सिलेबस को कम करके सिर्फ 2 मेथड तक पढ़ने के लिए आपको बोला गया, पर हम अभी नॉलेज बेस के लिए पूरा मेथड पढ़ेंगे। एग्जाम मतलब रिवीजन के लिए, जब रिवीजन करेंगे एग्जाम पर्पस के लिए, तो हम लोग सिर्फ 2 ही रिवीजन करेंगे, रिसिप्ट एग्जाम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए गुडविल निकालने का कितना मेथड, तो 3 मेथड, याद रहेगा कितना मेथड, 3 मेथड। कौन कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एक बार सब कोई बोलिए तो याद हो जाएगा, बोलिए पहला कौन सा मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेरी गुड, नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। वेरी गुड। तो याद रहेगा ना कि गुडविल निकालने का कितना मेथड, तो 3 मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड भी 2 भाग में बढ़ जाता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड कितना भाग में बटा, तो 2 भाग में, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का एक ही भाग है, केवल सुपर प्रॉफिट मेथड, और कैपिटलाइजेशन भी आपको 2 भाग में बढ़ जाता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, 2 तरीके से इसको भी निकालते हैं। तो ये चार्ट भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं बोर्ड और वहां लिखते हैं पूरा का पूरा फॉर्मूला, आप लोग ध्यान से समझिएगा अभी, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं यहां से क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, एक बार में आपको पूरा मेथड जो है ना इसका फॉर्मूला वो याद करवाने वाले हैं, अभी याद नहीं करना है, मतलब देखेंगे तो आ जाएगा आपके माइंड में, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा अभी। सबसे पहले यहां लिख दीजिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। इसको कितने प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, तो 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। आप लोग कॉपी साथ में रखिए और लिखते जाइएगा, तो ज्यादा बर्डन नहीं होगा, समझ गए। देखिए पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज
प्रॉफिट मेथड। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है। अब ये एवरेज प्रॉफिट मेथड कितने भाग में बढ़ता है? तो 2 भाग में। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये जैसे का वैसा, ये भी आपका 2 भाग में बढ़ता है। ठीक, अब इसको कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे एक मेथड यूज करते हैं बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, प्रॉफिट मेथड, और दूसरा यूज करके निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड ना होगा? हाँ, मतलब ये ऊपर में हेडिंग लिखे हैं ना हम लोग, इसलिए डायरेक्ट इसको ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख दीजिए। कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब देखिए इसको निकालते कैसे। ये कलर दिख रहा है आप लोग को अच्छे से? उतना नहीं दिख रहा है, ये व्हाइट से ठीक दिखता है। चलो ठीक है, अभी हम इसको कर देते हैं व्हाइट। व्हाइट में येलो में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मेथड, स्टेप 1, यहाँ पे स्टेप 1 यूज करेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप 1 में आपको क्या करना है? निकालना है आपको एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बाय, आप ऐसा लिखिए, टोटल प्रॉफिट के स्थान पे ना सम ऑफ टोटल प्रॉफिट लिखिए ना। यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ टोटल प्रॉफिट, या फिर आप टोटल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। और यहाँ लिखेंगे नंबर्स ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। इसके बाद इसका स्टेप 2 क्या यूज होगा? तो स्टेप 2 में लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, क्या लिखेंगे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे आप एवरेज प्रॉफिट इनटू, यहाँ लिखेंगे नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो ये आपका मेथड हो गया कंप्लीट। किसके लिए? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए। मतलब आपको सम ऑफ टोटल प्रॉफिट करना है, मतलब टोटल प्रॉफिट को यहाँ जोड़ देना, जितने साल का भी देगा और जितना साल रहेगा उसको यहाँ पे लिखना है। और बाद में क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट जो निकलेगा उसको लिखना, नंबर्स ऑफ ईयर पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हम लोग आ जाते हैं वेटेड वाला पे, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे वेटेड वाला, और वेटेड के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे? तो देख लीजिए अभी सामने से, देखिए यहाँ लिखेंगे स्टेप 1, फिर यहाँ लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट,
वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। अब ये कैसे निकलेगा आपको हम बताएंगे, जब क्वेश्चन बताएंगे उस समय। प्रोडक्ट बाय वेट, वेट, ठीक है। और इसका स्टेप टू में लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल is equal to weighted average profit into numbers of year purchase, ठीक है। तो ये हो गया इसका वेटेड वाला के लिए। तो 2 मेथड यहाँ पे हम लोग सीख लिए। अब हम लोग आते हैं तीसरा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो देखिएगा, देखिए सेकेंड वाला मेथड, प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इसका यूज करेंगे तो स्टेप 1 सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा टोटल प्रॉफिट बाय, आप लोग म्यूट कर लीजिए, इसके यहाँ से आवाज आ रहा है, नंबर ऑफ ईयर। इसका स्टेप 2 यूज होगा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या लिखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate of return, normal rate of return by 100। स्टेप 3 इसका यूज होगा सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और स्टेप 4 इसका यूज होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into numbers of year purchase, ठीक है। तो इस 4 स्टेप में आपका निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में, ठीक है। कैपिटलाइजेशन तीसरा मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड का हम लोग पहला भाग यूज करेंगे, वहां लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। इस टाइप से आपको लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला, तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट
इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। क्या होगा? तो कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है। अब इसका दूसरा मेथड अगर हम यूज करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, बस इतना ही आपको यूज करना है। तो ये हम लिख दिए कंप्लीट फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे ना, आप लोग सब उतार लिए, बोलते जाइए साथ में, आप लोग उतार लिए ना टोटल? चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला देख लिया आप लोग कैसा होता है। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, क्वेश्चन दिखेगा, एग्जाम्पल आप लोग के लिए रहेगा, आप उसको खुद सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन आपको बताएंगे। एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो यहाँ ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ये चार्ट अभी आप इसको उतार लीजिए, जब इसको जरूरत पड़ेगा तो इस चार्ट को पूरा समझा देंगे हम, क्योंकि पहले समझा दें बिना यूज का तो थोड़ा सा बाउंस करेगा आपके माइंड से। तो पहले इस चार्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपके पास बुक नहीं है तब, और अगर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी ले लीजिए। ठीक, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग? ले रहे हैं सर। जल्दी से लीजिए, ये तो वीडियो हो जाएगा बहुत लॉन्ग। मेरा फोन गया है सर। चलिए कोई बात नहीं, नहीं लिए तो आपके पास किताब तो है ही, देख लीजिएगा वहां से। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। बोल रहे फोन हीट हो गया है पूरा सर। क्या हो गया? फोन हीट हो गया है पूरा। अच्छा, फोन हीट हो गया, होने तो ब्लास्ट थोड़ी करेगा। पढ़ते हो पढ़ते गया पढ़ते पढ़ते ब्लास्ट करेगा तो नया फोन ले लेना हमसे। ठीक है सर। अच्छा, ये नया चीज दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे, देख रहे हैं आप लोग? ये कैसे हो गया? ये पता नहीं, कुछ इरर्स होगा उसका अपने। ऊपर चले गया। हाँ, कुछ इरर्स होगा। चलिए, हम लोग को तो क्वेश्चन देखना है ना, एग्जाम्पल थोड़ी देखना है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी वाला, वो आप लोग पहले टिक लगा लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर पूरा बता रहे हैं तो कंप्लीट देख लीजिए आप लोगों ने। देखिए ख्याति क्या है, ख्याति की गणना की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। तो आप लोग जान गए हैं भी ख्याति क्या है, इसमें एकदम अच्छा खासा लाइन लिख सकते हैं, और विधि जो आपको भी हम दिखाई दिए। ठीक है, उसके बाद ख्याति को परिभाषित करें, इसको प्रभावित करने वाले तत्व। ये क्वेश्चन लिखिए, 2 क्वेश्चन से ज्यादा का जरूरत नहीं है इसमें। स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, आराम से बाद में उतारिएगा आप लोग। हो गया? हो गया ना? चलिए आगे देखिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी उसी टाइप का क्वेश्चन होगा, वो उसी में से कोई एक बना लीजिएगा, 1-2। और शॉर्ट वाला क्वेश्चन आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। शॉर्ट वाला क्वेश्चन ना स्टडी कर लीजिएगा आप लोग खुद से, और ये ऑब्जेक्टिव वाला, अरे शॉर्ट वाला और ऑब्जेक्टिव वाला खुद से स्टडी कर लीजिएगा। आप लोग का नेटवर्क इशू होगा, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग अपना नेटवर्क। मेरा नेटवर्क अभी जा रहा है पूरा आवाज? नेटवर्क है सर। अभी जा रहा है आवाज? हाँ।
अच्छा, अभी कभी आया कभी sir। हो सकता है मेरा भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा मैनेज करिए। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं ना कि ये ऑब्जेक्टिव वाला छोटा छोटा जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू वाला है, ट्रू फॉल्स वाला है, ये सब एक बार कम से कम रीडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। और अभी जितना हम आपको फॉर्मूला बताएं उसी फॉर्मूला पे ये सारा क्वेश्चन बनेगा। जरूरत है आपको ध्यान से समझने का, ठीक है। ध्यान जरा सा भी भटकाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए एकदम स्क्रीन पे और कान खड़ा रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 year। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 year वेयर एज फॉलोज। कितना लिखा हुआ? 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 और 60,000। मतलब क्या बोलता है कि लास्ट 5 साल का जो प्रॉफिट है ना, उसके अनुसार से एवरेज प्रॉफिट का रूल अप्लाई करके आपको क्या निकालना है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। देखिए लिखा हुआ ना कि ख्याति के मूल्य की गणना 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्षों के आधार पर, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। देखिए लिखा हुआ है 4 year परचेज, किसी को हम लोग बोलते हैं नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। तो ये आपके बुक में दिया हुआ रहता है हरदम, और 4-5 साल का ये आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। अब इसी को यूज करके आपको क्या निकालना है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो देखिए अभी हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे निकालते हैं, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या तो अपने सामने से बुक खोल के रखिए। अभी हमको अमाउंट बताइएगा आप लोग। चलिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या? टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट में कितना कितना प्रॉफिट है मनोज बताइए? 40,000, 50,000, 60,000, पहले है 40,000, 50,000, है 50,000, फिर है 60,000, 60,000, 60,000, फिर से 60,000 50,000। और फिर 50,000। नहीं सर, 50,000 उसके बाद 60,000 है। अच्छा पहले 50 है हम्म, और फिर 60 है, ऐसा? चलो ठीक है, पहले 50 है फिर 60 है। अब क्या करेंगे? इसका नीचे कितना साल है? नंबर्स ऑफ ईयर लिखा हुआ था ना फॉर्मूला में अभी। 5 years। तो 1 2 3 4 फिर 5, तो आपको यहाँ पे काउंट करके लिखना है 5, ठीक है। अब आप इसको जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2,60,000, 2,60,000 डिवाइड 5। जब इसको कट करेंगे ना तो आएगा आपका 52,000, यानी कि 52,000, 25। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला तो लिखे थे अभी हम लोग, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 52,000 रुपया, और नंबर्स ऑफ ईयर परचेज कितना था? 4। 4 तो years। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2,08,000। और ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या बोलता है? 2 वर्षों के क्रय के आधार पर 5 वर्षों के औसत लाभ के अनुसार ख्याति की गणना करिए। 5 साल का लाभ ये नीचे दिया हुआ, और नंबर्स ऑफ ईयर परचेज पर कितना लिखा हुआ है? 2 years, है ना। तो सेम ही क्वेश्चन है, बना देते हैं हम इसको भी। देखिए एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, बताइए कितना कितना अमाउंट था? 10,000 था। 10,000, हाँ 10,000, 12,000, 12,000, 15,000, फिर फिर 18,000, फिर 20,000। वेरी गुड। अब इसको क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 5। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 75,000, यानी कि 75,000। और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15,000, यानी कि 15,000। और फिर इसका निकालेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्या लिखते हैं? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू कितना आया? 15,000 और नंबर्स ऑफ ईयर परचेज 2 इयर्स था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30,000 हो 30। गया आपका आंसर। ठीक है, आप सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 में क्या बोलता है? एक फर्म में गत 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं। 2014 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, इस प्रकार से लाभ दिया हुआ है और 3 वर्षों के क्रय के आधार पर आपको गुडविल निकालना है। तो सेम ही क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। समझ में आ रहा है ना सबको? एवरेज प्रॉफिट। अब इसका कितना कितना अमाउंट है बताइए एक बार। 20,000, 20,000, 24,000, 24,000, 30,000, 30,000, फिर 25,000 25,000 और 18,000। और 18,000। अभी कितना साल हो गया? 1 2 3 4 5 साल फिर से। अभी आप सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1,17,000 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे ना तो कितना आएगा? 23,400। ठीक है, अब इसको लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 23,400 इंटू कितना साल था इसमें? 3 3 ईयर्स। साल। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा? 70,200 और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 4 में क्या बोलता है, अब ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या बोलता है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। क्या निकालने बोला है? गुडविल का अमाउंट निकालने बोला है। कैलकुलेट द amount of goodwill in the following cases at 3 years purchase of the last 5 years average profit। यानी कि नंबर्स ऑफ ईयर परचेज आपको बता दिया 3 और कितने साल का प्रॉफिट बता रहा है? तो 5 साल का। अब देखिए प्रथम साल में 20,000 रुपए का प्रॉफिट है, द्वितीय साल में 1,500 रुपए का प्रॉफिट है, तृतीय साल में लॉस है 300 रुपए का। देख रहे हैं आप लोग? अभी तक हम लोग प्रॉफिट पे काम कर रहे थे, इस बार लॉस भी आ गया। और चौथा साल का 3,000 रुपए का प्रॉफिट है, 5वां साल में 3,800 रुपए का प्रॉफिट है। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे ये ध्यान से समझिएगा, और ये एमपी बोर्ड में एक बार पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए फिर से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिखेंगे बताइए? तो एवरेज प्रॉफिट है ना, वही फॉर्मूला यूज करेंगे अभी। यहाँ लिख दो 4 नंबर क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, वो सारा प्रॉफिट्स को फिर से लिखते हैं। ठीक है, तो बताइए कितना कितना अमाउंट दिया हुआ था? 2,000, 2,000, फिर 1,500। 1,500 सिर्फ प्रॉफिट को ना बताना है। सब बताइए कंप्लीट। और फिर 300। 300 लॉस में है तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे 300। ठीक है, और फिर प्लस 3,000, प्लस फिर 3,800। राइट। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। पहले काउंटिंग कर लीजिए, कितने साल है? 1 2 3 4 5, तो 5 साल। लॉस से हमको कोई मतलब नहीं है ना, 5 बार काउंटिंग है तो 5 बार जाएगा। अब सबको जोड़ के 300 को क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे ना तो आएगा यहाँ पे 3,000, ये तो आप लोग कर ही लेंगे सब, और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2,000। अब यहाँ लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि आप लिख दो गुडविल। आप लोग ऊपर से लिख लीजिएगा पूरा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है ना। यहाँ हो जाएगा 2,000। कितने साल के लिए बोला था? 3 इयर्स के लिए बोला था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6,000 और ये आपका आंसर। बताइए दिक्कत? नहीं। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में क्या बोलता है? 5। यहाँ पे क्या बोलता है? ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म। कौन कौन पार्टनर है फर्म में? ए और बी। ए और बी।
और वे लाभ हानि को कैसे, मतलब अभी लाभ हानि वाली बात नहीं हुआ है। तो ए और बी पार्टनर है, बोलता है सी को फर्म में प्रवेश देता है। किसको प्रवेश देता है? सी को। इस उद्देश्य के लिए ख्याति को ज्ञात 3 वर्षों के औसत लाभ का 2 वर्षों के क्रय यानी कि नंबर्स ऑफ ईयर बचत कितना बोला, 2 साल, और 3 साल का हमको प्रॉफिट उठाना है ना, पर मूल्यांकित किया जाना है। गत 3 वर्षों के लाभ इस प्रकार थे, 10,000, 15,000 और 30,000। द्वितीय वर्ष के लाभ में मशीन के विक्रय का 10,000 रुपए का लाभ शामिल है। मशीन का विक्रय का लाभ शामिल है। एक बात मुझे आप लोग बताइए, अभी आप लोग जस्ट समाप्त किए एक चैप्टर जिसमें हम लोग सीखे थे कैपिटल और रिवेन्यू, सीखे थे। तो आप लोग बताइए कि कैपिटल वाला आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस में या काम करते हैं क्या? नहीं। कहाँ पे काम करते हैं? बैलेंस शीट में काम करते हैं। अब सोचिए कि ये जो बिका, क्या बिका, मशीन बिका 10,000 रुपए का, उसको प्रॉफिट में शामिल कर लिया, तो क्या सही है? नहीं। ये तो एसेट्स है ना, ये तो कैपिटल आइटम है, तो ये तो यहाँ नहीं जाना चाहिए था, तो गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे तो एक्चुअल वैल्यू पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अभी क्वेश्चन बनाना है हम लोगों को, कितना नंबर, 5 नंबर ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? नहीं आएगा तो तुरंत से पूछिएगा, नहीं तो सारा बताना व्यर्थ जाएगा। देखिए फिर से हम लोग सेम चीजों को अप्लाई करते हैं। फिर से ऐसे लिखिए, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, बताइए पहले फर्स्ट ईयर का लाभ कितना है, 10,000 रुपया है ना, प्लस सेकेंड ईयर में कितना है, 30, कितना है सेकेंड ईयर में, 15,000 रुपया, 15,000 है ना। उसमें से बोलता है कि 10,000 रुपया वो संपत्ति जो बेचे ना मशीनरी, उसको शामिल कर दिए, तो 10,000 रुपये को घटा देते हैं। और थर्ड ईयर में कितना है, 30,000 रुपया। अभी कितना साल का काउंटिंग होगा, 3 या 4? 3। 3, वेरी गुड, क्योंकि ये दोनों एक ही साल से मतलब है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 10,000, 15 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 5,000। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30,000, और यहाँ हो जाएगा 3,000। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब जोड़ के फिर 3 से डिवाइड करेंगे। जब इसको आप जोड़ेंगे ना तो आएगा 45,000 बाई 3। इसको कट करेंगे तो आएगा कितना, 15,000। और फिर लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू 15,000। कितना साल बोला था, 2 साल बोला था, तो कितना हो जाएगा, 30,000। और ये आपका आंसर। बताइए किसी को दिक्कत? नहीं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। अभी हम आप लोग को एक चार्ट समझाए थे, याद है? जो भी समझाए नहीं थे, एक्चुअली सिर्फ एग्जांपल में दिखाए थे, है ना, बोले थे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसको हम एकदम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना 2 तरह से आइटम दिया रहेगा। एक रहेगा आपका नॉर्मल, चलो इसको बोर्ड पे लिख के बताते हैं, 1 मिनट, यहां से समझिए। बाकी सब जुड़े हुए हैं ना, ओनली अभिषेक, चलो कोई बात नहीं, अभिषेक, अंशु, आप लोग जुड़े रहेंगे। निकलने से पहले हमको इन्फॉर्म करिएगा, फिर हम क्लास ऑफ करेंगे तब। ठीक है, चलिए देखिए, अभी नॉर्मल इनकम क्या होता है, अब नॉर्मल इनकम क्या होता है, नॉर्मल एक्सपेंसेस क्या होता है, अब नॉर्मल एक्सपेंसेस क्या होता है, इसको भी समझेंगे हम लोग। जैसे कि नॉर्मल दिया रहेगा, नॉर्मल, देखिए नॉर्मल, यानी कि सामान्य। ठीक है, और नॉर्मल, इसको मान लीजिए, नहीं ऐसे नहीं लिखते, नॉर्मल इनकम। ठीक है,
और नॉर्मल एक्सपेंसेस। ठीक, और एक होता है एबनॉर्मल। और एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या समझिएगा। नॉर्मल मतलब आप सामान्य ले लीजिए, आय और सामान्य खर्च या हानि, और यहाँ पे असामान्य आय या असामान्य खर्च। अब बताइए, तो इसका मतलब आप लोग समझते हैं क्या? बताइए, नॉर्मल इनकम क्या होता है समझते हैं आप लोग? वैसा इनकम जो आपको ज्ञात है, जो होगा, पहले से आपको ज्ञात है कि अगर हम ये काम किए तो हमको इनकम मिलेगा, ये काम अगर हम किसी से करवाएं तो ये खर्च है, हमको देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम इंश्योरेंस करवाएं तो हमको पता है ना कि हर साल हमको इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो हमको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो कि कहीं हम काम किए तो हमको पता है कि हमको इनकम मिलेगा, उससे प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कुछ चीज ऐसा होता है ना, कुछ मतलब क्या बोलते हैं कि आइटम्स या कुछ ट्रांजेक्शन ऐसा होता है जिसको आपको ज्ञात नहीं होता है, एकाएक होता है। जैसे आग लग गया आपके फर्म में और अच्छा खासा नुकसान हो गया, तो ये आपको ज्ञात था कि कल आग लगने वाला है? नहीं। अभी क्या हुआ, कोई संपत्ति आप बेचेंगे 4 साल के बाद, तो आपको एकदम से एग्जैक्ट फिगर याद है कि हमको इतने का प्रॉफिट होने वाला है? नहीं। तो जो प्रॉफिट या जो एक्सपेंसेस आपको ज्ञात है वो नॉर्मल, और जो ज्ञात नहीं है वो एबनॉर्मल। याद रहेगा? अब नॉर्मल के साथ क्या करना है, नॉर्मल वाला इनकम है तो उसको ऐड करना है, एक्सपेंसेस है तो लेस करना है, और अगर एबनॉर्मल है तो जस्ट उल्टा, अगर इनकम है तो लेस करना है और एक्सपेंसेस है तो ऐड करना है। इतना छोटा सा बात याद रहेगा आप लोगों को? सबको याद रहेगा ना? चलिए अब देखते हैं। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। अगर ये याद रहेगा तो यहां हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन एकदम आसान। 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है देखिए, द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 3 years वेयर एज फॉलोज। क्या लिखा हुआ 2017 का 40,000, उसमें से क्या बोलता है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन 5,000। अब मुझे बताइए कि ये एबनॉर्मल गेन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे या लेस करेंगे? 5,000 को लेस 40,000? करेंगे। लेस करेंगे। वेरी गुड, लेस करेंगे। अब क्या बोलता है फिर 2018 का 50,000, इसमें से बोलता है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। अब बताइए इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। वेरी गुड। अब क्या बोलता है फिर, ये 45,000 2019 का है, उसमें से बोलता है कि एक्सक्लूडिंग 5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। तो अब इसको क्या करेंगे, ये हमारा नॉर्मल खर्च है, तो नॉर्मल खर्च है तो माइनस ही करेंगे। लेस करेंगे। क्लियर है ना? यहाँ तक दिक्कत है? लॉस रहेगा तो उसको भी प्लस करेंगे हाँ, नॉर्मल में। नहीं, नॉर्मल लॉस रहेगा तो जैसे नॉर्मल लॉस है तो लेस ही करेंगे, नॉर्मल इनकम है तो ऐड करेंगे। लेकिन जस्ट उल्टा, अगर एबनॉर्मल आ गया तो आपको उसी का उल्टा करना है, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस। इनकम में भी वही करना है और लॉस में भी वही करना है। मतलब जैसे नॉर्मल का इनकम में हम लोग ऐड कर रहे हैं और नॉर्मल का लॉस में क्या करेंगे? लेस करेंगे। जैसे कि देखिए नॉर्मल में लेस किए कि नहीं, 5,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम है तो लेस कर रहे हैं ना? हाँ, क्लियर है? और फिर एबनॉर्मल का इनकम में माइनस कर रहे हैं और एबनॉर्मल का लॉस में लॉस में ऐड करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करें इसका। चलिए देखिए, ये नियम समझ गए तो हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा क्वेश्चन, 6 वाला ना। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आप सीधा लिखिए एवरेज, ठीक है, प्रॉफिट।
इज इक्वल टू, सबसे पहला अमाउंट कितने का लिखा हुआ है 40,000 का, इसमें से जो कंडीशन था 5,000 गिन लो, उसको क्या करेंगे लेस करेंगे 5,000, ऐसे दिखा सकते हैं, प्लस फिर कितना है 50,000, फिर इसमें क्या किए थे हम लोग एबनॉर्मल लॉस है तो ऐड करेंगे कितने का 10,000 का, प्लस फिर क्या है 45,000, इसमें प्रीमियम वाला नॉर्मल एक्सपेंसेस है कितने का 5,000 का, तो 5,000 लेस का। करेंगे। बताइए यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? नहीं। अब कितना साल है यहाँ 3 साल है तो 3 लिख देते हैं। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1,35,000, आप करके देख लीजिएगा, और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 45,000। ठीक है, अब लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 45,000 इंटू कितना साल है 2 साल था 2 ईयर्स था, 2 2 साल का। 90,000, और ये हो गया आपका आंसर। बताइए कोई दिक्कत समझने में? नहीं। नहीं। आगे और बताएं या फिर कल बताएं, जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा करेंगे हम। आप लोगों की जो चॉइस है वही करेंगे, बोलिए आगे बता दें या फिर कल बताएं? कल बताएं अंशु? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक ही है, उसी तरह है, बन जाएगा ये। जहां तक आप लोगों से बनेगा ना वहां तक हम्म। बनाइएगा, और हम कल फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे 7 से, ठीक है? और सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करिए, जितना चीजों को हम बताते हैं बार बार उसको खुद भी पढ़िए, ठीक है? तो आज की क्लासेस को हम ऑफ करते हैं, फिर कल मिलते हैं हम लोग अपने टाइम पे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए ना सब? हाँ ले लिए। हम्म। ठीक है, फिर बंद